ये ग्राफ बिहार की ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिखाता है। इसको देखने से पता चलता है कि ईयर 1990 से 1995 तक बिहार की जीएसडीपी बढ़ने के बजाय एक्चुअली में कम हुई थी। इसके अलावा ईयर 2000 से लेकर 2004 तक बिहार की पर कैपिटा इनकम मात्र 19.2% बढ़ी थी, जबकि उस टाइम पूरे इंडिया की 60.8% तक बढ़ी थी। डेटा तो हमें ये भी बताता है कि ईयर 2000 से लेकर 2004 तक बिहार की इंडस्ट्रियल ग्रोथ -4.7% थी। ये सब बातों में एक बात कॉमन है कि ये वो दौर था जब बिहार में लालू प्रसाद यादव और उनकी वाइफ रबड़ी देवी पावर में थी। सब कह रहे हैं कि हमने गजब का काम किया है, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया है, फल सालों में अब देगा, पौधा जो लगाया है, सेवा का समर्पण का हमने फर्ज निभाया है। तो आखिर है कौन ये लालू प्रसाद यादव? क्या है इनकी आइडियोलॉजी? ऐसे क्या चेंजेस थे जो वो बिहार में लाना चाहते थे और क्यों ये फेल हो गए? और फाइनली बिहार इंडिया के बाकी स्टेट से वो क्या लेसन सीख सकता है जिससे वो अपनी इकोनॉमी ग्रो कर सकता है? ये सब जानने के लिए देखते रहिए वीडियो एंड तक। लालू प्रसाद यादव का जन्म बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव में हुआ था। जब ये पटना यूनिवर्सिटी से अपने बीए और एमए की डिग्री कर रहे थे, तब ये उस समय के एक बहुत ही मशहूर मार्क्सिस्ट लीडर जयप्रकाश नारायण से मिलते हैं। ये उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं और फाइनली 1974 में ये जनता दल ज्वाइन करते हैं। फिर कुछ ही सालों में ये अपने आप को एक यादव और सेकुलर लीडर के रूप में एस्टेब्लिश करते हैं और फाइनली 1990 में ये बिहार का इलेक्शन जीत जाते हैं। चीज़ें सब सही चल रही थी। 1995 में इन्होंने एक और इलेक्शन भी जीत लिया, लेकिन फिर 1997 में ये अरेस्ट हो जाते हैं फ्रॉड स्कैम के एलिगेशंस के ऊपर। इस वजह से जनता दल में एक रिफ्ट क्रिएट होता है और ये कुछ एमएलएस के साथ मिलकर अपनी खुद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी बनाते हैं। ईयर 2000 में आरजेडी बिहार का इलेक्शन जीत जाती है और लालू प्रसाद यादव की वाइफ रबड़ी देवी बिहार की सीएम बनती है। रबड़ी देवी जी के बारे में खास बात यह है कि उनके बहनों का नाम था रसगुल्ला, जलेबी, पान, क्योंकि उनके फैमिली में एक ट्रेडिशन था कि बेटियों का नाम मिठाई के नाम पर रखना है। अब ये तो थी इनकी बैक स्टोरी। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किस बात के नेता थे। एक लीडर वो होता है जो किसी पॉइंट या फिर आइडियोलॉजी के लिए स्टैंड करता है। वैसे ही ये जयप्रकाश नारायण से इंस्पायर होकर और 1989 में भारतपुर राइट्स में एक सेकुलर रोल प्ले करने के बाद ये अपने आप को एक सोशलिस्ट और सेकुलर लीडर के रूप में एस्टेब्लिश करते हैं बिहार में, और लैंडलेस फार्मर्स, दलित्स और मुस्लिम्स को अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आखिर ये फेल क्यों हुए? क्यों बिहार उतना ग्रो नहीं कर पाया? इसके पीछे का मेन रीजन है इनका सेलेक्टिव सोशल जस्टिस मॉडल। सभी पिछड़े जातियों और वर्गों को बिना कोई भेदभाव के अपलिफ्ट करने के बजाय इन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए सिर्फ कुछ ही कम्युनिटीज को अपलिफ्ट किया। इस चलते हायरार्की को डिस्ट्रॉय करने के बजाय इन्होंने एक दूसरी हायरार्की बना दी, जिसपे यादव्स और मुस्लिम्स एक रूलिंग क्लास बन गए। इस चलते वो राज्य के डेवलपमेंट के बजाय हर गांव में कुछ लोगों की दादागिरी चलाने में बिजी हो गए, और इसी को हम कहते हैं गुंडा राज। फर्दर मोर, जब 1990s में इंडिया में लिबरलाइजेशन होता है और पूरे देश में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू होता है, तब ये अपने मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस के चलते प्राइवेट कंपनीज को बढ़ावा देने के बजाय उन्हें एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। इस चलते बिहार में जो गवर्नमेंट फैक्ट्रीज है वो तो बंद हो ही रही थी, साथ में जो प्राइवेट कंपनीज है वो भी बिहार से बाहर निकलने के लिए उत्साहित हो गए। और एक और मेजर प्रॉब्लम थी जिसको ये सॉल्व नहीं कर पाए, वो थी लैंडलेस लेबरर्स की। जहाँ स्टेट्स लाइक हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश ने पंचायती राज सिस्टम लाकर गाँव वालों को उनकी हक की ज़मीन दे दी, वहीं बिहार में गुंडा राज होने के चलते ज़मीन सिर्फ कुछ ही लोगों के नाम रह गई। इस चलते जो बिना ज़मीन के मजदूर थे उन्हें दूसरे स्टेट जाना पड़ता है काम ढूंढने के लिए। इवन दो नीतीश कुमार के सीएम बनने के बाद बिहार में कई रिफॉर्म्स हुए और इनफैक्ट बिहार इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स में आता है। रियलिटी तो यही है कि बिहार आज भी इंडिया का सबसे गरीब राज्य है और बिहार को एक बहुत ही लंबा सफ़र तय करना है एक डेवलप स्टेट बनने के लिए। बिहार को लेकर प्रॉब्लम्स तो कई सारे हैं, लेकिन सोल्यूशन क्या है? जैसे हनुमान जी अपनी ताकतों को भूल गए थे, वैसे बिहार भी अपनी ताकत भूल चुका है। बिहार को सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। जैसे बिहार दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड्स में सिचुएटेड है, ऐसे में बिहार गवर्नमेंट को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से क्रॉप्स है जो दुनिया में बहुत ही प्राइस में बिकते हैं और बिहार में भी वो उग सकते हैं। फिर फार्मर्स को सब्सिडी देना पड़ेगा वो क्रॉप्स उगाने के लिए। ऐसे ही सिमिलर काम किया था सिक्किम ने अपने ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के साथ और उत्तर प्रदेश ने काले चावल के साथ ही में जहां एंशिएंट टाइम्स में बिहार एक टेक्सटाइल पावर हाउस हुआ करता था, जिसकी 20% से ज़्यादा पॉपुलेशन टेक्सटाइल में इन्वॉल्व थी, ब्रिटिश कल आने के बाद वो गिरकर 8.5% से भी कम हो गई थी, क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम तक तो नेग्लिजिबल तक ही हो गई थी। ऐसे में बिहार गवर्नमेंट को फिर एक बार अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिवाइव करने की जरूरत है। और एक और बात जो कि बिहार की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है बिहार के लोग, यानी बिहार के ह्यूमन रिसोर्सेज।
इसे कैसे स्किल्ड बनाना है और कैसे उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल तक यूज़ करना है, ये तो बिहार गवर्नमेंट को ही फाइंड करना पड़ेगा। ये तो था आज का वीडियो। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे, पीस।